टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग इनकम टैक्स टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑडिटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको कॉन्सेप्ट को समझने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। झारखंड पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, सारे पीजीटी कॉमर्स के लिए वो सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही ले करके नहीं चलते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं जो कि जानना ज़रूरी होता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम आपको साथ ही साथ में बताते चल रहे हैं, जिससे आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। किसी भी तरह का अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे और आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से कर पाए। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स से हम लोग आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और बाकी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप धीरे धीरे ईजिली समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी होल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, एग्जाम्पशन अलाउड 50% ऑफ द एनुअल वैल्यू, या फुली एग्जाम्प्टेड। ये पार्टली होगा, पार्टली टैक्सेबल। तो जो हाउस प्रॉपर्टी होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या होता है, उसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है, पार्टली टैक्सेबल होता है, एग्जाम्पशन अलाउ किया जाता है 50% पे, या फिर फुल्ली एग्जाम्प्टेड ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा होल्ड किया जाता है उसमें क्या होता है, उसको टैक्स, पूरा टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्सेबल होता है, या फिर पार्टली टैक्सेबल होता है, या फिर एग्जाम्पशन अलाउड होता है 50% पे एनुअल वैल्यू का, या तो फिर पूरी तरह से ही एग्जम्प्टेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल्ली एग्जाम्प्टेड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा फुल्ली एग्जाम्प्टेड। तो जो हाउस प्रॉपर्टी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हेल्प किया जाता है वो क्या होता है? कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। तो सेक्शन 13A, एज पर सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनके हाउस प्रॉपर्टीज़ से, या फिर इनकम होते हैं अदर सोर्सेज के, कैपिटल गेंस का, या फिर इनकम फ्रॉम वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारे कुछ क्या होते हैं? 100% टैक्स फ्री होते हैं। कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ता है, बाकी का में क्या होता है वो 100% टैक्स फ्री है। चाहे वो उनका किसी भी तरह का जो भी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अदर सोर्सेज से रिलेटेड, या कैपिटल गेंस, या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से जो इनकम आता है, वो सारे कुछ क्या है? 100% टैक्स फ्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल्ली एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, या प्रोडक्शन के टैक्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, या फिर प्रोडक्शन टैक्स। कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र। ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या होता है? एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो बॉर्न किया जाता है उस पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। मतलब सपोज कि जो टैक्स इसके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है तो इन्हीं को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये सारे कुछ क्या है? ये सारे कुछ डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट टैक्स में आ जाएंगे। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी की हम लोग बात करें, सेल्स टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, तो ये सब क्या होता है? ऐसे टैक्सेस विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जीएसटीज एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन टैक्स। बाकी के जो तीनों हैं वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट
सॉरी ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, क्योंकि ये उसी पर्सन के द्वारा पे किए जाते हैं जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन टैक्स, जिसमें कि टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं। तो राइट आंसर विल बी प्रोडक्शन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ब्लैंक इज नॉट वैलिड। कौन सा टैक्स वैलिड नहीं होता है? टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा टैक्स होता है जो कि वैलिड नहीं होता है? तो टैक्स इवेजन जो है वो वैलिड नहीं होता, टैक्स इवेजन इज़ नॉट वैलिड। तो टैक्स इवेजन होता क्या है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि आखिर टैक्स इवेजन जो है वो क्या होता है। टैक्स इवेजन होता क्या है? तो टैक्स इवेजन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पर्सन या तो ऑर्गेनाइजेशन विलफुली क्या करते हैं, कमिट करते हैं कोई भी इलीगल एक्ट। क्या कमिट करते हैं? इलीगल एक्ट, वो भी विलफुली। किस तरह से? फुल्ली कोई भी इलीगल एक्ट को वो कमिट करते हैं तो। और ये क्यों किया जाता है? ताकि वो टैक्स को सेव कर सके, फॉर विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग टैक्स। तो जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा करते हुए पाता है, तो ऐसे में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको फेस करना पड़ता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को उसको फेस करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि टैक्स इवेजन होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके ऐसा इलीगल एक्ट करते हैं जिससे कि वो अपने टैक्स देने से बच सके, टैक्स ज़्यादा उनको ना देना पड़े। ज़्यादा टैक्स देने से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के इलीगल एक्ट को परफॉर्म करते हैं। तो वही होता है टैक्स इवेजन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा टैक्स इवेजन। नेक्स्ट, as per the terminologies defined by the Income Tax Act, the year in which income is earned is called blank and in which the income is taxable is called blank। तो जो टर्मिनोलॉजीज़ है इनकम टैक्स एक्ट में जैसा बताया गया है, उसमें जिस ईयर में इनकम अर्न किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, और जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर टैक्सेबल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि आप आगे पीछे देखें। इसका राइट आंसर आप लोग को दिख ही गया है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होगा। जो ब्लैंक फर्स्ट में है आपको उसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग भरना है, जो सेकंड में है उसको सेकंड के अकॉर्डिंग ही भरना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप इसको भर देंगे और यहाँ के लिए आप इसको चूज़ कर देंगे। 2 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा 1 नंबर। तो जिस साल में हम लोग इनकम अर्न करते हैं, इन विच ईयर इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होता है वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर में क्या होता है? इनकम टैक्स जो है वो टैक्स पे किया जाता है, इनकम में टैक्सेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। ये हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं कि जो ईयर में क्या होता है, इनकम अर्न किया जाता है उसको प्रीवियस ईयर, और जिसमें इनकम टैक्सेबल होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर होता है वो क्या होता है? 12 मंथ का होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है। तो इस ईयर में क्या होता है? इनकम अर्न किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। और जो इमीडिएटली फॉलो करता है उस साल को उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जो कि वो भी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, जो कि हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का उसके बाद वाला जस्ट साल। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 2009 है तो इमीडिएट ये क्या हो जाएगा? 2010 का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 288A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द टैक्सेबल इनकम सैलरी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹1 for part of a rupee consisting of पैसे, ₹5 for the nearest divisible number, ₹50 for the nearest divisible number, ₹10 for the nearest divisible number। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सेक्शन है 288A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो टैक्सेबल इनकम सैलरी होता है उसको हम लोग किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं? ₹1 for the part of rupee consisting of पैसे, ₹5 for the nearest divisible multiple, ₹50 for the nearest divisible multiple या ₹10 for the nearest divisible multiple। तो उसको हम लोग किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं, या किसके नियरेस्ट हम लोग राउंड ऑफ करते हैं? तो एज पर सेक्शन 288A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द टैक्सेबल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ₹10 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल नंबर। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उस साल का, उसको क्या करते हैं हम लोग? डिडक्ट करने के बाद जो एग्जाम्पशन होता है सेक्शन 80 का फ्रॉम दैट इनकम, तो जो नेट इनकम होता है वो राउंड ऑफ किसके होता है?
₹10 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल इनकम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ₹10 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पर्सन as per section 231 of the Income Tax Act? An individual being an NRI, a Hindu undivided family, and an association of person or body of individual whether incorporated or not, a local authority or artificial judicial portion। तो जो सेक्शन है 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, किसको हम लोग एक पर्सन की तरह इंक्लूड नहीं कर सकते या किसको एक पर्सन हम लोग नहीं मान सकते? ऐसा इंडिविजुअल जो कि एनआरआई है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पोर्शन। तो हु इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ पर्सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इंडिविजुअल बीइंग एन एनआरआई। हम लोग इसको पर्सन के तौर पे इंक्लूड नहीं करते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंडिविजुअल बीइंग एन एनआरआई। तो एज पर सेक्शन 231 पर्सन जो है हम लोग किसके सीसो पर्सन के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं? चलिए वो भी जान लेते हैं, वो भी जाना क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका राइट आंसर तो पता है, अब चलिए और जान लेते हैं। तो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बीइंग एन एनआरआई हटा देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर एनआरआई है तब फिर गलत है, और अगर एनआरआई नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल है, तो वो क्या होगा? पर्सन में इंक्लूड हो जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ही। फिर हम लोग यहाँ पे कंपनी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और कंपनी उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर फर्म है तो हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ लोकल अथॉरिटी को भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर बीइंग एन एनआरआई नहीं होता तो फिर हम लोग चारों को इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन अगर एनआरआई है तो हम लोग उसको पर्सन में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इंक्लूड होते हैं, कंपनी हो, फर्म हो, हम लोग इन सारी चीज़ों को पर्सन की तरह इंक्लूड करते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इज हु फॉलोज ओनली बेसिक कंडीशन, ओनली एडिशनल कंडीशन, बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, नन ऑफ दीज। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कौन होते हैं? जो कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करते हैं? या तो सिर्फ बेसिक कंडीशन को फॉलो करते तब वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट्स कहलाएंगे, या फिर सिर्फ एडिशनल कंडीशंस को फॉलो करने पर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे, या फिर बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस को फॉलो करेंगे तब वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वो बेसिक और एडिशनल दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं तब जा कर के वो क्या होंगे? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे। तो ऐसा इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो कि डीम्ड होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंस, अगर वो फुलफिल करता है बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन को वो फुलफिल करता है तब जा कर के वो क्या होगा? वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहलाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इनकम टैक्स एक्ट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया? 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 जुलाई 1962। तो किस डेट में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इंडिया में इन्फोर्स किया गया था? आप लोगों को वो बताना है। कौन से डेट में इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में इन्फोर्स हुआ था? 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962 या 1 जुलाई 1962? तो इनकम टैक्स एक्ट को कब इन्फोर्स किया गया था? एक्ट पास होने का ये क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान में देना है कि आपसे पूछा जाए एक्ट पास कब हुआ था, या तो एक्ट में आपको दिया हुआ रहेगा एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था। तो आप लोगों को ये चीज़ दोनों ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि एक्ट कब पास किया गया था या एक्ट कब इन्फोर्स किया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनकम टैक्स एक्ट कब इन्फोर्स किया गया था, आप लोग को वो बताना है, ये नहीं कि इनकम टैक्स एक्ट कब पास किया गया था। तो आप लोग को बताना कि कब इन्फोर्स किया गया था। तो ये इन्फोर्स किया गया था 1 अप्रैल, ये किया गया था 1 अप्रैल 1962 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 अप्रैल 1962 में इसको इन्फोर्स किया गया था। यही अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इम्पोज किया गया था कब इंडिया में, तो फर्स्ट सबसे पहले इंडिया में इम्पोज किया गया था 1860 में। किसके द्वारा? तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा?
सर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में इंडिया में इसको इम्पोज किया गया था। ठीक है, ये क्या हुआ था, इम्पोज किया गया था। आप लोगों को कोई चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, इम्पोज किया गया था। क्या किया गया था, इम्पोज किया गया था। एक्ट पास कब हुआ था, तो एक्ट पास हुआ था 1961 में। 1961 में एक्ट पास हुआ था और इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इम्पोज कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1860 में, किसके द्वारा, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर पूछा जाए एक्ट पास कब हुआ था तो आप लोग को बताना 1961 में हुआ था। और एक्ट अगर पूछा जाए इन्फोर्स कब हुआ था तब वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1962 में। क्लियर है इतना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, DTC इज रिलेटेड, टैक्स एग्रीकल्चर पेपर बैंक। जो DTC है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है। अगर आपको DTC का फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर तुरंत बता पाएंगे। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपको इसका आंसर बताने में टाइम लगेगा, सोचने में आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए, जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता है उनको लिए मैं बता दूँ, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टैक्स कोड। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स कोड, या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक और नाम से बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ। हम लोग इसको दोनों में से कोई भी नाम से इसको बोल सकते हैं। तो अब आई होप इससे समझ में आ गया होगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ, ये रिलेटेड होता है टैक्स से। ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है इनकम टैक्स एक्ट को। क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये स्ट्रेंथन करता है टैक्सेशन के लिए। जो भी डायरेक्ट इनकम होता है किसी भी इंडिविजुअल का, कंपनी का, उसके जो डायरेक्ट इनकम होती है उसको, उस पर टैक्सेशन को ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम सैलरी, अलावेंस, परक्विजिट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें किस तरह की इनकम को हम लोग इंक्लूड करते हैं, सिर्फ सैलरी, सिर्फ अलाउंस, परक्विजिट्स, या फिर सारे को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो किस तरह के इनकम को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें सैलरी भी करते हैं, अलाउंस भी करते हैं और परक्विजिट भी करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे सबसे पहले सैलरी है ही। सैलरी में हम लोग क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक सैलरी हो, चाहे सैलरी हम लोग की एडवांस में हो, चाहे सैलरी क्या हो, एरियर्स हो सैलरी का। क्लियर। फिर अलाउंस है ही, अलाउंस इसमें हम लोग डियरनेस अलाउंस को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करते हैं, डियरनेस अलाउंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर परक्विजिट्स है ही, साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि फीस, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो भी होता है। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें ग्रेचुइटी भी इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ जो पेंशन होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। क्लियर है इतना, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें हम लोग सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट्स, ग्रेचुइटी, पेंशन, फी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सारे कुछ को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।